आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पे है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये जो कोऑर्डिनेशन है इसके उद्देश्यों को आज हम लोग जानेंगे। और इसके पहले हमारा कोऑर्डिनेशन चैप्टर पे कुछ लेक्चर आ चुका है। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कोऑर्डिनेशन के इंट्रोडक्शन, इसके मीनिंग, इसके डेफिनेशंस, इसके फीचर्स को देखे हैं। इस पे हमारा लेक्चर है। अगर आप नए हैं तो आप उन लेक्चर्स को भी सुन लेंगे जो पहले आ चुका है। इससे आपको टॉपिक समझने में और आसानी होगी। तो वो हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो आइए आज हम लोग बात को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कोऑर्डिनेशन का, है ना। द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर एज फॉलोज। जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं कोऑर्डिनेशन के वो कौन कौन से हैं देखिए। कहता है हार्मोनी ऑफ गोल्स। ये जो लक्ष्य है ना, लक्ष्यों का कहता है कि हार्मोनी की बात बोलता है, सामंजस्य की बात बोलता है, तालमेल की बात बोलता है ना। लक्ष्यों में तालमेल की बात बोल रहा है, सामंजस्य की बात बोल रहा है। गोल्स में सामंजस्य क्या है देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, ऑफ गोल्स इन द माइंड्स ऑफ द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स। ये जो मैनेजर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, इनके मन में ना लक्ष्यों के टकराव का जो डेंजर है ना, जो खतरा है, वो हमेशा बना रहता है। गोल्स को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका जो खतरा है वो हमेशा बना रहता है ना। मतलब ये जो मैनेजर है, जो मैनेजर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, इनके मन में जो गोल्स को लेकर जो परेशानी है वो क्या है ना कि गोल्स का जो क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना, टकराव का खतरा हमेशा बना रहता है ना। गोल्स जो है मतलब दोनों के मन में ये जो लक्ष्यों के टकराव का खतरा हमेशा बना रहता है, लक्ष्य को लेकर, है ना। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दी परसेप्शंस, हाँ, वैरी फ्रॉम मैन टू मैन। क्योंकि ये जो ऐसा ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति का जो परसेप्शन है ना वो वैरी करता है। मतलब पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है, मैन टू मैन वर्सन करता है। ये जो परसेप्शन है, जो धारणाएं हैं जो लोगों की, वो हर व्यक्ति का क्या होता है, अलग अलग होता है ना। सबका परसेप्शन अलग अलग है। तो इस कारण ये जो लक्ष्य को लेकर ना कॉन्फ्लिक्ट दोनों के मन में होते रहता है। तो therefore the most important objective of coordination is to create harmony of objectives in the minds of the employees। इसलिए कहता है ना कि ये जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के मन में, है ना, ये जो उद्देश्यों का जो क्या है, उद्देश्यों को लेकर जो टकराव होता है ना, उसको दूर करना है। मतलब उद्देश्यों को लेकर जो उद्देश्यों का क्या करना है, सामंजस्य बनाना है, मतलब कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना है, हार्मोनी एस्टेब्लिश करना है ना, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है। एम्प्लॉय के मन में ये जो आप देखे अभी कि अक्सर कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना गोल्स को लेकर के, क्योंकि सबका परसेप्शन अलग अलग है। तो उन परसेप्शंस को जो अलग अलग है, ये जो उसी को तो क्या करना है, उसी में तो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना है, उसी में हार्मोनी एस्टेब्लिश करना है। जो ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के ये प्रॉब्लम है, उसको क्या करना, सॉर्ट आउट करना, दूर करना, उनमें हार्मोनी एस्टेब्लिश करना है, हार्मोनी क्रिएट करना है ऑब्जेक्टिव्स में, है ना। क्रिएट हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, है ना। ये जो लोगों के मन में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको दूर करके हार्मोनी क्रिएट करना है ना। ठीक ना। मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उनके मन में उद्देश्यों का क्या करना है, सामंजस्य बनाना है ना। नेक्स्ट कहता है टोटल अकम्प्लिशमेंट, है ना। टोटल अकम्प्लिशमेंट ये समझिएगा, आसान पॉइंट है।
the other main objective of the coordination is to achieve total accomplishment rather than individual effort। ये जो कोऑर्डिनेशन है, इसको टोटल अकम्प्लिशमेंट में क्या कह रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेशन का जो दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कहता है कि जो इंडिविजुअल का जो ये एफर्ट है, व्यक्तिगत जो एफर्ट्स के बजाय कहता है ना कि टोटल अकम्प्लिशमेंट प्राप्त करना है ना। मतलब हमको इंडिविजुअल एफर्ट से क्या मतलब है, एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल के एफर्ट को लेकर के बहुत ये नहीं रहना, हमको टोटल अकम्प्लिशमेंट के बारे में सोचना है। the other main objective of coordination is to achieve total accomplishment, है ना, हमको कुल उपलब्धि चाहिए, है ना, rather than इंडिविजुअल एफर्ट्स, है ना, इंडिविजुअल एफर्ट्स के बजाय हमको टोटल अकम्प्लिशमेंट को अचीव करना है ना। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है, एक दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेशन का। इट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट टोटल अकम्प्लिशमेंट इज ऑलवेज मच मोर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट्स। ये कह क्या रहा है, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और उसका जो प्रोडक्शन होता है वो मान लीजिए कि 100 यूनिट का होता है। उसी तरह से वाई एक कंपनी है और वो भी मान लीजिए उसका भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन है। जब ये दोनों मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट होकर काम करेगा, एक साथ मतलब कि तालमेल बना करके काम करेगा, एक यूनिट बन करके काम करेगा, तो क्या 100 + 100 200 यूनिट का ही प्रोडक्शन होगा? ऐसा नहीं होगा, वो जरूर 200 से ज्यादा का प्रोडक्शन होगा, है ना। मतलब ये इस पे कोई शक ही नहीं है कि जब मिल करके कोई काम करता है ना तो रिजल्ट जो है वो बेहतर आता है ना। देखिए ना, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज ड्यू टू सिनर्जी बेनिफिट या सिनर्जी इफेक्ट कह लीजिए। 2 + 2 = 5 इफेक्ट, है ना। सिनर्जी इफेक्ट यही है। कोई आपसे पूछे कि सिनर्जी इफेक्ट या सिनर्जी बेनिफिट क्या है, तो आप कहेंगे कि 2 + 2 = 5 इफेक्ट। एग्जाम्पल समझा दीजिए कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, 100 यूनिट का वो प्रोडक्शन करता है। चलिए वाई लिमिटेड भी एक कंपनी है, मान लिया कि उसका भी 100 है, लेकिन जब दोनों मिल करके प्रोडक्शन करेगा तो 200 के बजाय 200 से ज्यादा ही यूनिट का प्रोडक्शन होगा, है ना। तो इसी बात को टोटल अकम्प्लिशमेंट में कह रहा है कि हमको इंडिविजुअल एफर्ट से कोई मतलब नहीं है। हमको क्या चाहिए, हमको अचीव करना है, टोटल अकम्प्लिशमेंट को अचीव करना है ना। ठीक ना, ठीक है, आसान पॉइंट है, क्लियर है ना। ये इट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट, मतलब कोई शक ही नहीं है, ये प्रूव किया हुआ चीज है दैट टोटल अकम्प्लिशमेंट इज ऑलवेज मच मोर देन, ये टोटल जो रिजल्ट होता है वो हमेशा अधिक होता है देन दी सम ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट्स, जो इंडिविजुअल का एफर्ट्स है। जो एग्जांपल दिए ना कि 100 + 100 जो होगा, 100 यूनिट एक्स का है और 100 यूनिट वाई का है, अलग अलग है, लेकिन जब मिलेगा ये अलग अलग है। 100 और 100, एक्स का 100 है और वाई का भी 100 है मान लिया, तो लेकिन जब ये मिल करके काम करेगा ना तो ये 200 से अधिक का ही रिजल्ट आएगा, 200 प्लस का ही उत्पादन करेगा, है ना। नेक्स्ट ये देखिए, इकोनॉमी एंड इफिशियंसी की बात कर रहा है। अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन इज इकोनॉमी एंड इफिशियंसी, है ना। मितव्ययिता और इफिशियंसी, कुशलता की बात कर रहा है। कहता है कि कोऑर्डिनेशन का जो अगला इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इकोनॉमी लाना, है ना। मितव्ययिता मतलब कि बहुत एक्सपेंसिव ना हो, खर्च कम हो, एंड इफिशियंसी है ना, इफिशिएंट वे में काम हो। द कोऑर्डिनेशन अमंग द various resources of input results in economy and efficiency in the organization, है ना। the coordination among the various resources, जो resources हैं, है ना, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो रिसोर्सेस हैं प्रोडक्शन के लिए, या जितने भी रिसोर्सेस हैं, अगर उनमें हम बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, द कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस रिसोर्सेस ऑफ इनपुट्स, जो इनपुट्स है
उनमें अगर अब अच्छा कोऑर्डिनेशन हो तो क्या होगा, रिजल्ट्स इन इकोनॉमी एंड इफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो परिणाम क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमी और इफिशिएंसी आएगी, मतलब इकोनॉमिकल वे में काम होगा, है ना, कम खर्च में मितव्ययी वे में काम होगा, अनएक्सपेंसिव मतलब अनावश्यक खर्चा से बचेंगे, है ना, और इफिशिएंसी क्या होगी, वो बढ़ेगी, है ना। नेक्स्ट कहता है गुड सोशल रिलेशंस, है ना, ये अच्छे सामाजिक संबंध की बात कर रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, है ना, एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑर्डिनेशन। कहता है कि कोऑर्डिनेशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य एकदम अहम उद्देश्य है, वो क्या है, तो इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को और नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन का और नेशनल गोल्स जो है उसके उनके बीच में क्या करना है, जोड़ना है। मतलब इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो हित हैं और जो ऑर्गेनाइजेशनल जो संगठनात्मक लक्ष्य है ना, का इंटीग्रेशन, है ना, का इंटीग्रेशन, ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेशन का जो है क्या है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, इसका गोल्स का जो इंटीग्रेशन है, जोड़ना है, ये कोऑर्डिनेशन का क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इट प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन, है ना, कोऑर्डिनेशन जो है जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। एंड बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, ये जो एम्प्लॉयज का जो मोरल है, मनोबल है, उसको बूस्ट करता, बढ़ाता है। एंड ऑल्सो एस्टैब्लिशेस गुड ह्यूमन रिलेशंस इन द इंटरप्राइज, जो उद्योग है, जो उद्यम है, उसमें एक बढ़िया ह्यूमन रिलेशन डेवलप करता है ना, मतलब एस्टैब्लिश करता है कोऑर्डिनेशन। जब जब भाई कोऑर्डिनेटेड वे में काम होगा, जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे, मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, है ना, अच्छे मनोबल के साथ काम करेंगे, तो स्वाभाविक है कि बढ़िया रिलेशन डेवलप करेगा इंटरप्राइज में, है ना, जो क्रम है उसमें जो ये अच्छा ह्यूमन रिलेशन क्या होगा, एस्टैब्लिश होगा, ठीक ना। नेक्स्ट कुछ अदर अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखिए इनको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना। कहता है टू क्रिएट सिंक्रोनाइजेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज के बीच में सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना है ना, तालमेल क्रिएट करना है, सामंजस्य स्थापित करना है। ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और जो एम्प्लॉयज हैं, इनके बीच में क्या है, सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना है ना, तालमेल एस्टेब्लिश करना है ना, ठीक है। नेक्स्ट टू मेंटेन हार्मोनी इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के बीच में मतलब हार्मोनी मेंटेन करना है ना, सामंजस्य मेंटेन करना है ना, मतलब कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, है ना। इसमें क्या था, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज के बीच में, इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनके बीच में हार्मोनी स्टैब्लिश करने की बात बोल रहा, मेंटेन करने की बात बोल रहा। टू मेक दी नेक्स्ट टू मेक दी मोस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो संसाधन हैं, जो उपलब्ध रिसोर्सेस हैं, का अधिकतम उपयोग करना, मैक्सिमम उपयोग करना है रिसोर्सेस का, है ना, ये कोऑर्डिनेशन का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट टू क्रिएट अ हेल्दी रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में हेल्दी रिलेशनशिप क्या करना है, ये क्रिएट करना है, और ये कोऑर्डिनेशन का एक उद्देश्य है। और भी हो सकता है। ये बहुत छोटा, आज का बहुत छोटा लेक्चर था हमारा, और टॉपिक भी बहुत ही क्लियर और आसान था। कोऑर्डिनेशन का उद्देश्य, है ना, तो हार्मोनी ऑफ गोल्स पहला पॉइंट था। जो मैनेजर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है गोल्स को लेकर के, उनके बीच में क्या एस्टेब्लिश करना है, उनके बीच में हार्मोनी एस्टेब्लिश करना है ना, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है, ये कोऑर्डिनेशन का ये लक्ष्य है। टोटल अकम्प्लिशमेंट एक उद्देश्य है कोऑर्डिनेशन का। टोटल अकम्प्लिशमेंट कहता क्या है कि इंडिविजुअल एफर्ट के बजाय
ये टोटल अकम्प्लिशमेंट अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन का जो लक्ष्य है ना, ये टोटल अकम्प्लिशमेंट पे ध्यान देता है ना, बजाय कि इंडिविजुअल एफर्ट्स। इसमें कहता है कि 2+2=5 इफेक्ट होगा, है ना, मतलब कि आप जो है ये जो इंडिविजुअल एफर्ट के बजाय कोऑर्डिनेशन का जो लक्ष्य क्या है, वो टोटल अकम्प्लिशमेंट पे है ना, ठीक है। ये टोटल अकम्प्लिशमेंट क्या होता है, सिनर्जी बेनिफिट मिलता है, इससे ध्यान दीजिएगा। जब मिल करके काम करेंगे तो हमेशा दिखेगा जो रिजल्ट होगा वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होगा ना, उसके बजाय अच्छा, उससे और बेहतर रिजल्ट होगा। जैसे एक्स लिमिटेड अलग से एक्स 100 यूनिट का बना रहा, प्रोडक्शन कर रहा, वाई अलग से मान लीजिए कि ये भी 100 यूनिट का ही प्रोडक्शन कर रहा। अगर मिल करके दोनों काम करेंगे तो 200 से पक्का ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा। हाँ, तो वही टोटल अकम्प्लिशमेंट है ना। फिर कहता है इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी की बात बोलता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तो जो इनपुट्स है, वो इनपुट्स का क्या करेंगे, एक तरह से वेस्टेज कम होगा, अच्छे से यूज करेंगे तो इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी आएगी, है ना, वेस्टेज कम होगा। गुड सोशल रिलेशंस क्रिएट होता है, क्रिएट करना मतलब कि कोऑर्डिनेशन का एक लक्ष्य है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। मतलब कि जो जो अगर अच्छे से कोऑर्डिनेशन रहता है ना, तो लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहते हैं, है ना, उनका मोरल बढ़ा हुआ रहता है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इंटरप्राइज में गुड ह्यूमन रिलेशंस एस्टेब्लिश होता है। और कुछ अदर पॉइंट्स थे, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना है, हार्मोनी इस्टेब्लिश करना है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में हार्मोनी इस्टेब्लिश करना है। बोलता है टू मेक द मोस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर अच्छा यूज करना, है ना, अधिकतम यूज करना, और हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखना, है ना। तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक, ये लेक्चर हमारा पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।